चलो न्यूमेरिकल्स की शुरुआत करते हैं आज भी। आखिरी कौन सा हुआ था? 2 पॉइंट चार्जेस 9Q एंड -25Q आई थिंक, है ना? ये हो गया था ना? नहीं, चार्ज Q इक्वल्स टू 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, चलो ठीक, नेक्स्ट। रेडी? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल E which be sufficient to balance the weight of an electron। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेटिकल उसके आंसर्स चाहिए कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड E पता लगाइए कि जो इनफ हो जाएंगे एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के वेट को बैलेंस करने के लिए। अब देखो सिचुएशन कैसी है ये। असल में ये क्वेश्चन जो है ना आगे अभी आगे तो नहीं बोलूँगा, इसी में बोल देता हूँ। एक एक्सपेरिमेंट है, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट उससे रिलेटेड है। उसमें क्या किया जाता है, नीचे एक नेगेटिव चार्ज की प्लेट रहती है, नीचे एक नेगेटिव चार्ज की प्लेट रहती है ना? उसके अब नेगेटिव चार्ज है, मतलब क्या होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। अब उसमें हम लोग यहाँ पर एक स्प्रे की मदद से ऑयल को स्प्रे करते हैं। वो जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं। ऑयल के ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। अब ग्रेविटी के वजह से असर से वो नीचे जाएंगे ऑफ कोर्स, है ना? मगर वो नेगेटिवली चार्ज है, तो जैसे ही वो नीचे जाते तो रास्ते में उनको कौन मिलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? यहाँ नेगेटिव चार्जेस है ना। अब अगर मान लो ग्रेविटेशनल फील्ड यानी उसका वजन ज़्यादा रहा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। डायग्रामेटिकली देखो आप, मान लो इस तरह से एक चैम्बर है, यहाँ पर किसी किस्म का स्प्रे है जिससे आप ऑयल के ड्रॉपलेट्स को स्प्रे कर रहे हैं। याद रखें ये नेगेटिवली चार्ज है, और ये जो प्लेट्स है इसमें भी नेगेटिवली चार्ज है। अब प्लेट्स नेगेटिवली चार्ज है, जाहिर बात है उनके पास क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बट डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। अब ऐसा है कि ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जब वजन से ग्रेविटेशनल फोर्स के असर से जब नीचे गिरेगा, है ना, रास्ते पे उसको कौन मिलेगा? नेगेटिवली चार्ज प्लेट। नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते? रिपेल करते। तो ये उसको ऊपर के तरफ लगाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और नीचे की तरफ लगाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना? इजंट इट? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा रहा तो वो नीचे गिर जाएगा। अगर मैं धीरे धीरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बढ़ाऊं किसी तरह से, और इलेक्ट्रिक फोर्स को बढ़ाते बढ़ाते ऐसा कर दूं कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के दोनों बराबर हो गए, तो ये चार्ज हवा में लटक जाएगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। सवाल उठा तुम ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बढ़ा कैसे सकते हो? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। आप अच्छे से जानते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी गिवन एज Q इंटू E एंड ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी गिवन एज mg। तो देयरफॉर मैं यहाँ लिख सकता हूँ Q इंटू E इज इक्वल्स टू mg। Q इंटू E इक्वल्स टू mg। अब इसने सवाल में मेरे से क्या पूछा है? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E विच इज़ रिस्पॉन्सिबल या विच इज़ सफिशिएंट टू बैलेंस द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, न्यूमेरिकली निकालना है, सॉरी। हाँ, तो mg अपॉन Q इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अच्छा ठीक है, m किसका है? उसका जिसको आप बैलेंस कर रहे हैं, उसका मास है। g तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। E क्या है बेटा? चार्ज है। किसका? उस चार्ज का जिसको आप बैलेंस कर रहे हैं। सवाल उठ रहा किसे बैलेंस कर रहे हैं आप, है ना? सफिशिएंट टू बैलेंस द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब ये मास किसका होना चाहिए?
इलेक्ट्रॉन का, ये चार्ज किसका होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का। सो वी कैन से दैट कि अरे भैया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 होता है, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 होती है और एच क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। Therefore E इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं 9.1 मल्टीप्लाई बाय 9.8 इंटू 0.625। अरे ये कौन सा टपका, अरे 1/1.6 होता है ना, और 31 में से 19 गए, कितने बचे, 12, पक्का, ठीक है, तुम बोल रहे तो मान लेता मैं, 10⁻⁻12। अब करो कैलकुलेट ये नंबर्स, कम ऑन गो फॉर इट। कितना, 55.73। तो देखो भैया यहां पर ये आ जाएगा E इज इक्वल्स टू 55.73 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन पर कूलम। अप्रॉक्स भी कर सकते थे आप इसको, 9.1 को 9 लिखते, 9.8 को 10 लिखते और उस हिसाब से सॉल्व करते। 10 को 0.625 से मल्टीप्लाई करते 6.25 होता, 6.25 को फिर आप क्या करते, 10 से 9 से, सॉरी हाँ 9 से मल्टीप्लाई करते, तो जिसका आंसर आराम इसके आसपास ही आ जाता था, ठीक है ना। देख तो उधर पेन को, क्या बात है जय, मिलिट्री कट में आज, हाँ पूरी देख लिया था क्या, अच्छा बस 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 तुम लोगों को थोड़ा सा क्या, अ चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ मास 2 मिलीग्राम्स remains freely in air in an electric field of 4 nanocoulomb directed upwards। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अपवर्ड्स है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अपवर्ड्स है, इसका मतलब क्या हुआ, नीचे कौन से चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द चार्ज एंड डिटरमाइन its nature and determine its nature। ब्रैकेट में लिखना स्मॉल g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चार्ज पार्टिकल का मास कितना है, 2 मिलीग्राम। So the mass of charged particle is 2 milligrams, यानी 2 इंटू 10⁻³ ग्राम। एक तो ग्राम उस पर से मिली, कौन मिली, ग्राम, है ना, तो 2 मिलीग्राम चार्ज का मास है, तो 2 इंटू 10⁻³ ग्राम। मेरे को ग्राम अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा वाली बात नहीं है, अपने को ऐसा सिस्टम में चाहिए, तो ग्राम को कन्वर्ट करो किलोग्राम में, तो 10⁻³ किलोग्राम, तो 2 इंटू 10⁻⁶ किलोग्राम, ये हो गया मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, है ना। उसको फेंका गया, या फेंका तो नहीं गया बोल सकते अपन, उसको छोड़ा गया एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसकी वैल्यू कितनी थी, 4 न्यूटन पर कूलम। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अपवर्ड्स था, तो भाई अब उसको बैलेंस करने के लिए फिर कौन सा चार्ज चाहिए होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो भैया मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ऊपर की तरफ लग रहा है,
ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ, वो उसको बैलेंस कर रहे हैं। तो चार्ज का पता लगाना है, स्मॉल जी की वैल्यू उसने क्या बोला 10 पकड़ लेना। अरे चल कोई बात नहीं, बहुत ईजी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, क्यू ई इज इक्वल्स टू एम जी, क्यू इज इक्वल्स टू एम जी अपॉन ई, है ना। मॉड्यूल में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत है, आखिरी में मॉड्यूल से रिलेटेड मुझे याद दिलाना, कुछ बोलना है। एम कितना है 2 × 10⁻⁻6 × 10 अपॉन ये क्या आएगा 4, 1 ज़ा 2 ज़ा, Q इक्वल्स टू हाउ मच बेटा 5 × 10⁻⁻6 कूलम, यानी Q इज इक्वल्स टू हाउ मच 5 माइक्रो कूलम। Q कितना बेटा 5 माइक्रो कूलम। आया समझ में? लिखूंगे हम अब इसी पे बेस्ड अगला क्वेश्चन। How many electrons should be added or removed? How many electrons should be added or removed from a neutral body of mass 10 milligram so that it may remain stationary in air in an electric field of strength 100 nanocoulomb directed upwards. Small g equals to 10 meter per second square. इस बार जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वंस अगेन डायरेक्टेड अपवर्ड्स है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अपवर्ड्स है तो उसमें नेगेटिव चार्ज तो बैलेंस नहीं करेगा। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि देखो क्या है, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अपवर्ड्स है, इसका मतलब क्या है, नीचे पॉजिटिव चार्जेस है। अब ग्रेविटी ऑलरेडी नीचे खींच रही, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को मैंने इधर छोड़ा आसमान में, ऐसा आसमान में नहीं मतलब ऐसा बीच में छोड़ा अगर, तो क्या होगा, ग्रेविटी ऑलरेडी नीचे खींच रही, ऊपर से ये पॉजिटिव चार्जेस की प्लेट उसे और अट्रैक्ट करेंगी, तो मामला क्या हो जाएगा, सोने पे सुहागा। भाई भैया और सस्पेंड तो नहीं और तेजी से नीचे गिरेगा, है कि नहीं? तो भाई हमें ये बात मालूम है कि नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में बैलेंस नहीं कर सकता। तो इसका मतलब अगर ये बैलेंस नहीं कर सकता नेगेटिव चार्ज, तो किसे बैलेंस करना पड़ेगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को, हाँ या ना? ठीक है, इस सिचुएशन में होगा क्या, ग्रेविटी तो उसको नीचे खींचेगी मगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर ढकेलेगा, तो भाई पॉजिटिव चार्ज रहेगा, एक बात तो पता चल गई। और तुमको मालूम है बेसिक से, अगर किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब क्या, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकाला गया है। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले कैसे पता चलेगा, तुम पहले तो पॉजिटिव चार्ज पता लगा लो, कितने का चार्ज है वो पता लगा लो। चलो ठीक है, कितने का चार्ज है वो पता लगा लेते हैं पहले। कैसे पता लगाएंगे, अरे वही अभी ताज़ा है कि नहीं, क्यू का फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू mg अपॉन ई। m कितना दिया हुआ है 10 मिलीग्राम, यानी 10 × 10⁻⁻6 किलोग्राम, है ना। मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। स्मॉल जी को भी 10 ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 100 है ना, 100 है ना भैया। अब ये 100 गया, ये गया, ये गया, बचा क्या
10⁻⁻6 कूलम, यानी कि 1 माइक्रो कूलम। ये तो चार्ज मिला है। हमारा असल क्या कहानी है, हमारा असल सवाल क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव, है ना। तो n, सिंस द चार्ज इज पॉजिटिव, क्योंकि चार्ज कैसा बेटा, पॉजिटिव है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड इज, है ना, n इज इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, Q बाई ई। याद आया आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला, n इज इक्वल्स टू Q बाई ई। Q कितना है बेटा आपका 10⁻⁻6, और ये कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना। अब तो याद होना चाहिए 1/1.6 क्या आता है 0.625, है ना, और 10⁻19 प्लस 19 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 13, 10⁻30, यानी कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ n इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10⁻12, है ना, इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए गए हैं उसमें से। आई क्या बात समझ में आया, इतने इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकाले गए हैं। नेक्स्ट, इधर का हो गया, हो ही गया होगा। अब आ गए वेक्टर से रिलेटेड, सुपरपोजिशन थ्योरम से रिलेटेड। Four charges are placed at the corners of a square of side 10 centimeter as shown in figure. If small q is 1 microcoulomb, comma, what will be the electric field, what will be the electric field what will be the electric field intensity at the center of the square. ये रहा आपका A, ये रहा आपका B, ये C और ये D। यहाँ पे स्मॉल q है, यहाँ -2q है, यहाँ पर -q है और ये +2q है। बहुत प्यारा खेल है यहाँ पे। और साइड कितना बोला हुआ है 10 सेंटीमीटर। जबरदस्त क्वेश्चन। और कहाँ निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। रेडी रेडी। एक एक चार्ज की वजह से सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को मार्क करो। एक एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को मार्क करो। ये चार्ज क्या है बेटा? स्मॉल q है। पॉइंट O पर इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी इससे डायरेक्शन में रहेगी। पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण इस डायरेक्शन में रहेगी ना।
अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगी। समझा गया? यहां जो चार्ज है, यहां जो चार्ज है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहां जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। आपने देखा मैंने ये एरो छोटा, ये वाला एरो बड़ा बनाया, पीछे का रीज़न क्या है उसके, है ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, ज़्यादा है। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया, तो मैं लिखूंगा ओके। सबसे पहले तो मैं इस पर फोकस करता हूं कि ई ए की वैल्यू क्या रहेगी और ई बी की वैल्यू क्या रहेगी। उसके निकालने के लिए मुझे सबसे पहले ये डिस्टेंस चाहिए। ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। ये भी कितना है, 10 सेंटीमीटर। ओके, मान लिया। ये पूरा डिस्टेंस डायगोनल कितने का होगा, पूरा डायगोनल कितने का होगा बोलो ना, 10√2 सेंटीमीटर। अरे भैया ये राइट एंगल बन रहा है ना, ऐसा। अगर ये x होता है, ये x होता है, तो ये कितना होता है, √2x होता है। तो ये पूरा 10 है, ये भी 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10√2 सेंटीमीटर। मगर मुझे पूरा डायगोनल नहीं, सिर्फ उसका आधा हिस्सा चाहिए। पूरा डायगोनल नहीं, मुझे सिर्फ उसका आधा हिस्सा चाहिए। तो ये आधा हिस्सा कितने का होगा, 10√2 डिवाइडेड बाय 2, 10√2 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा बोले फिर इसको क्या लिख सकते हैं अपन, तो मैं लिख सकता उसको 10 बाय √2 लिख सकता, या फिर उसको 5√2 लिख दूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू √2 अपॉन 2, ये 2 कैंसिल हुआ, 5√2। हाँ, तो ये r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5√2 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक OA कितना है, 5√2 सेंटीमीटर है। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ सबकी वैल्यू कि यहाँ देखो भैया, OA, OB, OC, OC, OD, इन सब की वैल्यू 5√2 सेंटीमीटर है। आया ना? अरे समझ में आया कि नहीं आया? दिमाग की बत्ती जली कि नहीं जली? जली, रोशन हो गई? अरे बहुत रोशन हो गई। देखो तो ये 10, ये 10, ये 10√2, इसका आधा 5√2 है ना। चलो ठीक है, चलो अच्छी बात है। फिर आगे क्या, सभी का डिस्टेंस पता चल गया, बहुत बड़ा तीर मार लिए। अब आगे क्या, अब एक एक का इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं भैया, ये सेंटीमीटर में है, उसे आप कन्वर्ट करो मीटर में। अच्छा ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर दिए तो ये ऐसा आ जाएगा। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ए का वैल्यू एट पॉइंट O वो रहेगा 1/4πε0 Q एट पॉइंट A अपॉन R का, या RA का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, 1/4πε0 कितना होता है, 9 × 10⁹ QA कितना है, 1 माइक्रोकूलम यानी 10⁻⁻6 अपॉन RA का स्क्वायर यानी 25 मल्टीप्लाई बाय 2 × 10⁻⁻4। ये समझा गया भैया? यहाँ क्या हुआ, RA का स्क्वायर यानी OA का स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 2, और -2 का स्क्वायर क्या होगा, -4। फिर आगे देखो बेटा, ये कितना हो जाएगा, 50, 9 × 10⁻³ अपॉन 50 × 10⁻⁻2, 50 × 10⁻⁻2 है ना। अब मैं -4, मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसा करता हूँ कि इसको 0.5 बना देता हूँ 50 को, तो 9 × 10⁻³ अपॉन 0.5 × 10⁻⁻2। ये तब्दीली का क्या फ़ायदा, 0.5 को क्या लिख सकता मैं, 1/2, और 2 चला जाएगा ऊपर, और ऊपर वाले 9 से हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ लिखूंगा देयरफॉर EA = 2 चले गया ऊपर, वो हो गया 18 × 10⁵, 18 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये पहला जवाब आ गया आपके पास EA का, EA का वैल्यू आ गया। अब EB की वैल्यू क्या आएगी, तो देखो भाई EB तो मैं डायरेक्ट देखते से ही बता सकता हूँ। बोलो कितनी आएगी, 36। बोले अरे सर आपको कैसे पता,
अरे भाई देखना यहाँ ई डी है, सॉरी है ना ये डी डी, हाँ ई डी की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस क्यू। अगर ये वैल्यू ट्वाइस क्यू है, चार्ज डबल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल होगा। तो मैं कहूँगा देखो भाई ये 2 टाइम्स ऑफ ई ए है, क्योंकि सारी बातें सेम है ना, डिस्टेंस वही है ना, सिर्फ चार्ज डबल हुआ। तो अच्छा हुआ, चलो बोले मेहनत बच गई। ई बी इज इक्वल्स टू 36 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। आया कि नहीं आया, ई बी भी आ गया। चलो ठीक है भाई, अब आगे क्या, हाँ मैं तुमको चेक कर रहा था तुम लोग है कि नहीं होश में। देखो ई डी इज इक्वल्स टू 36 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब देखो यहाँ पे इसने इधर लोटा, इसने इधर लोटा, चलेगी किसकी, जिसका ज़्यादा है वैल्यू ई का, किसका, डी का ज़्यादा है। तो मैं बोलूँगा ई ए और डी की वजह से क्या आएगा, ई ए डी दोनों का कॉम्बिनेशन में क्या आएगा, तो ई डी माइनस ई ए। अब 36 में से गया कितना, 18, कितना हो जाएगा, 18 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये आ गया ई ए डी। चलो भैया हमको पता चल गया इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इधर, है ना, कुल मिला के जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इधर, और उसकी वैल्यू भी क्या रहेगी वो भी पता चल गया। सेम खेल खेलना है यहाँ पर, सेम खेल यहाँ पर खेलना है, टेंशन मत लो, वैल्यू अपने को ऑलरेडी मालूम है ई और ए बी की। बोले कैसे, अरे देख ये क्यू है तो ये माइनस क्यू है, इससे क्या बदलेगा, सिर्फ डायरेक्शन बदलेगा, वही वैल्यू आएगा जो ई ए का आया था। तो अच्छा ठीक है, सबसे पहले तो डायरेक्शन का पता लगाओ। तो मतलब देख भाई ई सी इधर है, ई सी नेगेटिव चार्ज है ना ये, तो ई सी इधर आएगा और ई बी इधर आएगा, आया ना, ई बी आएगा इधर। तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, फिर ई सी की वैल्यू क्या रहेगी, है ना, क्योंकि ये सिर्फ माइनस है चार्ज और कुछ नहीं है, तो ई सी की वैल्यू वही रहेगी जो ई ए की थी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई सी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए, जो कि कितना रहेगा बेटा, वही पुरानी वैल्यू 18 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अच्छा ठीक है, बोले भाई मान लिया। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ई बी कितना रहेगा, वही रहेगा जो कि ई डी का था, 36 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। समझा ना, ई सी का इधर, ई बी का इधर। अच्छा ठीक है, अब ये चार्ज को इधर खींच रहा, ये चार्ज को उधर खींच रहा, तो कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगा, ई बी की तरफ। तो ये रहेगा ई बी सी, है कि नहीं, ई बी सी इधर रहेगा। तो बोले ई बी सी कितना रहेगा, क्योंकि दोनों भी डायरेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ई बी सी इज इक्वल्स टू हाउ मच, 36 में से अगर 18 कितना होगा, 18 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। समझा ना, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा ठीक है, इन दोनों का मिला के पता चल गया इधर, इन दोनों का मिला के पता चल गया इधर, है ना। अब बाकी पूरा कुल मिला के किधर रहेगा, देखो इन दोनों का कुल इधर है, इन दोनों का कुल इधर है, अब सबका कुल मिला के किधर रहेगा, ऊपर की तरफ। अब वो कितना रहेगा, ई नेट। तो बोले यार देखो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, वैल्यू सेम है इनकी, है ना। अगर मैं बताओ, अगर ऐसे दो वेक्टर्स है, एक x, ये x और रिजल्टेंट ये है, उनका वैल्यू सेम है, एंगल 90 डिग्री है, तो r की वैल्यू क्या होती है, √2x। तो मैं बोलूँगा ठीक है भैया, तो फिर ई नेट क्या रहेगा, √2 टाइम्स ऑफ ई बी सी, ई बी सी बोल लो, ई ए डी बोल लो, एक ही बात है, या √2 टाइम्स ऑफ ई ए डी। अरे वाह इतना अच्छा, वो तो अपने पास ऑलरेडी आंसर है। तो ई नेट इज इक्वल्स टू क्या हुआ फिर, 18 √2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, एंड दिस इज अवर आंसर। आया समझ में, 18 √2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। बोल बोलो, ई डी बी सी ई ए डी। अरे लॉजिक तो लगाओ, ए डी है ना, पहले लिए अपन ने, उसका एंगल इक्वल हो। माना कि मेरी हैंड राइटिंग इंटरनेशनल लेवल की है,
नेक्स्ट, खाली बर्तनों वजह से बजो मत, बड़बड़ बड़बड़ चालू है ना। इधर ध्यान दो ना, हमारे अम्मा पापा काय के भेजे यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड +10⁻⁸ कूलम एंड -10⁻⁸ कूलम। अबे ओए कूलम को ऊपर कर दिया। रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट। फुल स्टॉप। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट पॉइंट। ये चालू है क्या रे? गर्मी हो रही इससे। ये Q1, ये Q2। पॉइंट बी, इसने बताया है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ रहेगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला 0.05 मीटर्स। ये पॉइंट ए, यहाँ पर कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन रहेगा इधर रहेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला 0.05 मीटर्स, 0.05 मीटर्स। ठीक है। फिर उसके बाद ये पॉइंट सी, जाहिर बात है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन रहेगा वेक्टर इवन इधर, और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो रहेगा वेक्टर E2 इधर। ये रहेगा 0.1 मीटर और ये है 0.1 मीटर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भैया। रिमोट दे दो इसका। एटीन पे NCERT का क्वेश्चन ये ज़रा अच्छे से करना भाई। इधर का हो गया क्या? इधर का पूरा खाली चाहिए मुझको।
पुराना हो गया सभी का, हटा दूं पूरा? ये भी एनसीईआरटी का ही था। चलिए अपन ने तो देखो बहुत कुछ काम उसने ऑलरेडी डायग्राम ने करके दे दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस बता दिए, सब बता दिया, डिस्टेंस भी बता दिया। हाँ भाई ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस है क्या? इक्विलैटरल है। इक्विलैटरल ही है ना ये। चलो बहुत अच्छी बात है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल और भी अच्छा है ना। इसने बोल दिया कि भैया देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी आएगी, इसका डायरेक्शन क्या रहेगा वो सब बता दिया। चलो एक एक करके बढ़ते हैं। सबसे पहले ई ए, एट पॉइंट कैपिटल है। पहला अपन ने पकड़े ए को। देखो इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका डायरेक्शन उधर रहेगा। निगेटिव चार्ज के वजह से ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका भी डायरेक्शन उधर ही रहेगा। दोनों भी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है? बहुत अच्छा है। अबे नहीं, क्या है? सेम है। और अगर डायरेक्शन सेम रहा तो क्या करते आप? डायरेक्टली ऐड। तो मैं यहां लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, अमजद मार के रखो ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए जो रहेगा वो कितना रहेगा? E1 प्लस E2 रहेगा, है कि नहीं? ठीक है। एक बात सोचने लायक है कि देखो ये डिस्टेंस कैसा है? सेम है। चार्जेस का बस पोलैरिटी अलग अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैं ये बोल सकता इसकी अगर ऐसी बात है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कैसा रहेगा? सेम ही रहेगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2। Therefore, electric field at point A can be written as 2 times of E1। आया ना बोलो? ये समझा कि समझा ना? E1 और E2 सेम रहेंगे क्योंकि डिस्टेंस भी सेम, चार्जेस भी सेम। तो अब आगे क्या? Therefore, EA equals to 2 मल्टीप्लाई बाय E1 कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है ना, Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर। 2 इंटू 9 इंटू 10 का पावर 9। अच्छा ठीक है, Q1 कितना बेटा? 10⁻⁻8 कूलम। क्योंकि देखो आपको यहाँ पर तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है ना। कूलम्स फोर्स में, कूलम्स लॉ के फॉर्मूले में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में चार्जेस की पोलैरिटी नहीं डालते अपन, माइनस है कि प्लस है वो डालते हैं कि अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड डालते हैं। तो इसीलिए चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, आंसर तो तुमको काय में लिखना है? प्लस में। तो 10⁻+8 नहीं -8 सॉरी, हाँ कूलम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। भाई डिस्टेंस कितना है? 0.05 ना। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता? 5 इंटू 10⁻⁻2। और 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर क्या होता है? 25 इंटू 10⁻⁻4। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻4। देखो -4, 4 माइनस है, इसमें से 2 इसको दे दूंगा मैं। तो ये क्या हो जाएगा? 18 इंटू 10⁻9, 9 की जगह 1 अपॉन 0.25 इंटू 10⁻⁻2। बात समझे क्या? ये 9 और ये -8 1 हो गया, और ये -4 में से 2 इसको दे दिया तो 0.25। अच्छा 0.25 क्या होता है? 1/4। 4 चले जाएगा ऊपर, -18 से मल्टीप्लाई होगा जो कि कितना हो जाएगा? 72। और ये -2 भी ऊपर चला जाएगा। तो भाई क्या हो जाएगा? देयरफॉर मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर EA इज इक्वल्स टू 72। ओ भाई 72 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। 72 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। आई बात समझ में? तो ये तो आ गया अपने पास EA। अब दूसरा वाला पार्ट,
ई बी 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 किधर, इधर है। अब बी का मामला ऐसा है, देखो इधर गौर से देखो, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जाएगी, है ना, और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आएगी, है कि नहीं। तो मैं बोलूँगा देखो भाई, E1 जो रहेगा इस डायरेक्शन में रहेगा, है ना, थोड़ा लंबा ले लेता हूँ। E1 जो रहेगा इस डायरेक्शन में रहेगा और E2 जो रहेगा इस डायरेक्शन में रहेगा, सही है ना। और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से इनका माइनस हुआ, और माइनस होने के बाद जो टोटल वैल्यू आई EB आई, जो कि इधर के डायरेक्शन में, क्योंकि बड़ा इधर है ना ये, इस वजह से। तो मैं कहूँगा अच्छा कोई बात नहीं, बहुत आसान है ये भी। EB जो है इस बार वो असल में E1 माइनस E2 है ना। अब E1 और E2 की वैल्यू सेम नहीं रहेगी क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है 0.05 मीटर्स, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है 0.15 मीटर्स, समझा ना। 0.15 देखो ना, 3 बार 0.05 आ जा रहे ना, तो ये 0.15 मीटर्स है। डिस्टेंस में खासा फ़र्क आ गया है, तो अब वो वैल्यू सेम नहीं रहेगी, तो अपने को सेपरेटली निकालना पड़ेगा। तो चलो फोकस करते हैं सबसे पहले E1 पर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर, 9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 9, 10 रेज़्ड टू पावर -8, 0.05 मीटर यानी 5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -2 मीटर, यानी 25 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -4 मीटर स्क्वायर, है ना। इसको स्क्वायर लेंगे तो अपन, तो 25 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -4 मीटर्स, -4। अब पहले की तरह 9 और -8 हो गए 1, इसके 2 इसको दे दिया तो 0.25 10 रेज़्ड टू पावर -2 रह गया। ये क्या बनेगा बेटा, 0.25 1/4, 4 जाके 9 से मल्टीप्लाई होगा 36। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर E1 इज इक्वल्स टू 36 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 3 न्यूटन पर कूलम। अच्छा, ये किस चीज़ की वैल्यू है बेटा मेरे पास, E1 की वैल्यू आ गई। अभी E2 बाकी है। E2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। अब चलो ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या होगा, 9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 9। Q2 क्या रहेगा, हालांकि Q2 माइनस 10 रेज़्ड टू पावर -8 कूलम है, मगर कैलकुलेशन में हम हमेशा उसका मैग्नीट्यूड ही लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 रेज़्ड टू पावर -8 ओनली। R2 का स्क्वायर, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो कितना डिस्टेंस आ रहा, 0.15 सेंटीमीटर, मीटर सॉरी, है ना, 0.15 मीटर यानी 15 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -2 मीटर। उसको मैं क्या बोल सकता, 15 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -2, 15 का स्क्वायर कितना होता, 225, तो 225 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -4। अरे R कितना आ गया आपका, R का वैल्यू कितना आ रहा है, 0.05 मीटर्स आ रहा है ना, सॉरी 0.15 मीटर्स आ रहा है ना। आप इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -2 मीटर, तो R स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 225 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -4। अब देखो ये फिर से क्या हो जाएगा 1, 9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 1, और ये हो जाएगा 2.25 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -2, 4.25, 4.5 का आधा और 9 का 1/4, 4.25 है ना, 9 का आधा करो कितना होता, 4.5, 4.5 का भी आधा करो कितना होता, 2.25, सॉरी नॉट 4.5, हाँ 2.25। तो तुमको नहीं लगता कि इसको मैं 9/4 लिख सकता, तो मैं यहाँ लिखूँगा फिर 9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 3 अपॉन 9/4, और 9 और 9 कैंसिल, 4 चला गया ऊपर। तो मैं कहूँगा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो E2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये E2 की वैल्यू आ गई। अब अपने को निकालना था क्या मेन, EB।
ई बी क्या है, E1 माइनस E2। E1 कितना है बेटा 36 और ये कितना है 4। देखो एक बार वैल्यूज चेक कर लो भैया। बराबर 36 में से 4 गया कितना, तो 32 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये आ गया दूसरा। अब आई बारी तीसरे की। ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा, इनके बीच का एंगल कितना हो रहा 120 डिग्री है ना। ऐसा जा रहा है, ऐसा जाए 60 है ना पूरा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा ना ये, तो ये 60 डिग्री है, तो पूरा 180 माइनस 60 क्या हो जाएगा 120। E1 और E2 की वैल्यू सेम आएगी, वैल्यू सेम आएगी कि नहीं आएगी, डिस्टेंस सेम है, चार्जेस सेम है, म्हणजे का है आप इसको वेक्टर लॉ लगाओ। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई तीसरा वाला बहुत आसान है, तो बहुत ये तो सबसे ज़्यादा ईजी है। EC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जस्ट E1 या E2 के बराबर हो जाएगा, है ना। E1 या फिर E2 दोनों में से कोई एक ले लो। बोले ऐसा क्यों, अरे 120 डिग्री का क्या रूल है ना। x और x ऐसे हैं, अगर x है ये x है, एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट भी क्या रहता x ही रहता ना। तो ये E1 ये E2 है, रिजल्टेंट क्या आएगा, एक तो E1 ले लो या E2 ले लो, एक ही बात है। तो यहाँ का E1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये पुरानी E1 नहीं चलते, ये नया E1 लेना पड़ेगा। E1 कितना है 1/4πε0 Q1 R1 का स्क्वायर। E1 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 कितना है 10⁻⁻8। 0.1 म्हणजे 10⁻⁻1, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 10⁻⁻2। देखो E1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब ये हुआ EC की वैल्यू 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम है। आया समझ में, है ना। दिस इज इट, एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉब्लम, लिख लो, छोटा मोटा सा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चार्जेस कैपिटल Q each are placed at x is equals to R, comma twice R, comma 4R and so on up to infinity. First off, find electric field at the origin. Find electric field at the origin. ये डायग्राम का काम हो गया ना आपका। ओ भाई ये है O, R, 2R, 3R, नहीं 3R नहीं चाहिए अपने को, बाद में 4R चाहिए, 6, 7, 5, 6, 7 और फिर आएगा 8R एंड सो ऑन चलते रहेगा वो।
यहाँ एक चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है, डिस्टेंस डबल होते जा रहा। इनफाइनाइट सीरीज ऑफ चार्ज, ये देखते से पता चल जा रहा है कि अपने को यहाँ पर सम ऑफ इन्फिनिटी वाले रूल्स इस्तेमाल करने हैं। क्या फॉर्मूला है वो? सम ऑफ इनफाइनाइट, एक जीपी का फॉर्मूला बताया था मैंने, जीपी का ये आया था आई थिंक शायद से रोटेशनल मोशन या ग्रेविटेशन चैप्टर में बताया था मैंने, ग्रेविटेशन में नहीं, कॉस नहीं, S इज इक्वल्स टू A अपॉन 1 माइनस आर करके, A फर्स्ट फैक्टर रहता है, R कॉमन रेशियो रहता। चलो दिखा देते हैं, इस बार याद रखना ज़रा। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले सभी चार्जेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा रहेगा? सेम रहेगा। इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, है ना, ऐसे बहुत सारे हैं। सभी इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। दैट मीन्स सभी की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ऐड होगी। तो मैं लिखूंगा, देखो भाई, जो आपका ई नेट रहेगा वो क्या रहेगा? E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 एंड सो ऑन अप टू चलता रहेगा, वो इन्फिनिटी तक के गेम चलता रहेगा, है ना। सभी का फॉर्मूला कैसा रहेगा? 1/4πε0 Q/R1 का स्क्वायर Q/R2 का स्क्वायर, है ना। सब में क्या कॉमन है बेटा? 1/4πε0 कॉमन है और साथ ही साथ Q कॉमन है। तो जो चीज़ कॉमन है मैं उसे पहले ही बाहर निकाल लेता हूँ, है ना। मैं आपकी बुद्धि पर भरोसा करके चल रहा हूँ, है कि नहीं, कि आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। E का फॉर्मूला सभी का कैसे लिखा जाएगा? 1/4πε0 Q/R², है ना। ये फैक्टर दोनों का सेम है, हर एक का सेम है, सिर्फ ये अलग अलग है। तो मैंने उसको बाहर निकाला। अब पहले का डिस्टेंस कितना है बेटा? R, तो 1/R²। दूसरे का 4R², तीसरे का 1/16R² एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तुमको नहीं लगता यहाँ एक और चीज़ कॉमन निकलती? R² निकालो, Q/4πε0 R² कॉमन निकल गया। 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब ये हो गया एक जीपी, है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से जब डिवाइड करोगे हमेशा एक सेम वैल्यू आएगी। 1/4 डिवाइडेड बाय 1, 1/4, 1/16 डिवाइडेड बाय 1/4 क्या हुआ? 1/4, है ना। अगला भी अगर आता है ऐसा, 64 आता था वो, तो वही आता था सेम वैल्यू इसका, है ना। 1/64 डिवाइडेड बाय 1/16, 1/4। तो ये बोलते हैं जीपी। इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है? 1। पहला टर्म क्या है? 1 है, ये पहला टर्म है ना, ये इसको नहीं, इसको देखना। कॉमन रेशियो, आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड करने पे कॉमन रेशियो कितना आ रहा? 1/4 आ रहा। फिर इसके लिए सम ऑफ इन्फिनिटी का एक फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, A/1 - R, A/1 - R, है ना। A की वैल्यू क्या है बेटा? 1 माइनस R की वैल्यू क्या है? 1/4। कैलकुलेशन करो कितना होगा ये? 4 1 जा 4, 4 - 1 3, 3/4 यानी 4/3, 4/3। तो पता ये चला ये पूरी कैलकुलेशन की वैल्यू कितनी आती है? 4/3। तो मैं यहाँ लिखूंगा देयरफॉर E नेट इज इक्वल्स टू, है ना, आपका 4 क्या लिखना किसके फॉर्म में अपने को, ठीक है, 4/3 इंटू 1/4πε0 Q/R², है ना। थोड़ा और अगर इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं आप तो E नेट इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू 9 × 10⁻⁹
क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो 3 1 जा 3 3 जा 3 4 जा 12, therefore E net is equals to 12 into 10 raised to power 9 Q upon R square, and this is it, है ना। ये रहेगा आपका आंसर। ऐसी एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, आई थिंक आप कर लेंगे, थोड़ा सा चेंज इसमें होगा। इधर का हो गया राइट साइड का, in the previous problem if second comma fourth comma sixth and so on charges are negative, full stop. Calculate net electric field। तो बहुत ही कुंजम सा बदलाव किया गया, छोटा सा। क्या छोटा सा बदलाव रहा? सेकंड फोर्थ सिक्स्थ, यानी वो सारे के सारे जो इवन नंबर में आते हैं वो चार्जेस माइनस में रहेंगे, और सारे के सारे जो ऑड नंबर्स में आते हैं वो चार्जेस प्लस में। अल्टरनेट मान लो, एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड नेट वहाँ क्या रहेगी? मैं बिना डायग्राम बनाए लॉजिकली बता सकता हूँ कि मैं फॉर्मूले की शुरुआत कैसे करूँगा। मैं इसी डायग्राम को समझो। ये चार्ज की वजह से, अगर मान लो ये प्लस है, ये चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगी? उधर। उसकी बाजू वाला माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो अब जाहिर बात है इन दोनों की वजह से टोटल बोलूंगा तो E1 माइनस E2 करना पड़ेगा। तीसरे वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, चौथे वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। बात समझ में आ रही क्या? जो पहला चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, और दूसरे नंबर वाला चार्ज इधर, तीसरे वाला उधर, चौथे वाला इधर, पांच वाला उधर, 6 इधर, 7 8 9 10 11 12, है ना। तो अब मैं कहूँगा कि अब अगर आपको ई नेट निकालना है, ई नेट E1 माइनस E2 प्लस E3 माइनस E4 प्लस E5 माइनस E6, और ये खेल चलता रहेगा, है ना। अनलिमिटेड, लामहदूद, है ना। अरे भाई कर लो, मेरे को बेचैनी हो रही। हो गया? ये खेल चलता रहेगा अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अनलिमिटेड पीरियड नहीं, अनलिमिटेड सीक्वेंस के लिए ये आगे बढ़ता रहेगा। अब सभी के फॉर्मूले को बिल्कुल पहले से फिर से ऐसे लिखेंगे। आप क्या करो, Q अपॉन 4πε0 कॉमन निकालो। अब क्या हो जाएगा? 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4r स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, अरे कौन सा है अगला? 16r स्क्वायर। अगला फिर क्या आएगा? 8 आएगा ना। तो 1 अपॉन नॉट प्लस माइनस 1 अपॉन 8r स्क्वायर प्लस सो ऑन, है ना।
8 का स्क्वायर 64 है ना, चेक कर रहे थे, ठीक है ना। 1/r स्क्वायर माइनस 1/4r स्क्वायर 1/16r स्क्वायर और माइनस 1/64r। ये समझा ना, प्लस माइनस क्यों आया। तो अब इसमें से भी क्या निकालेंगे कॉमन, r स्क्वायर q/4 एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर, क्या बचा 1 माइनस 1/4 प्लस 1/60 माइनस 1/64 प्लस सो ऑन, चलता रहेगा। अब ये क्या है, जीपी फिर से। अब जीपी है तो कैसा जीपी है, अच्छा है, मतलब क्या है, वैल्यूज क्या आ रही, पहला टर्म क्या है 1 है, कॉमन रेशियो क्या है, आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड करो, -1/4 को 1 से डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा -1/4। 1/16 को -1/4 से डिवाइड करो, -1/4। -1/64 को प्लस 1/16 से डिवाइड करो, -1/4। तो कॉमन रेशियो लगातार आपका आता जाएगा -1/4। कॉमन रेशियो क्या रहेगा, -1/4। अब सम ऑफ इन्फिनिटी a/1 माइनस r 1/1 माइनस -1/4 है कि नहीं। अब वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, वो हो जाएगा कितना फिर बेटा, ये 5/4 और ऊपर जाके 4/5, तो सम ऑफ इन्फिनिटी इज 4/5। अब फिर देखो ई नेट कितना आया फिर, है ना, 4/5 इंटू 1/4 एप्सिलॉन 0 q/r स्क्वायर, दैट्स इट। आया समझ में, लिखो। जेई वालों को क्वेश्चंस आते हैं कि आपको सेमी सर्कुलर रिंग या एक रिंग है जिसका एंगल 60 डिग्री सबटेंड करता है, या एक रॉड है जो इन्फिनिटी लॉन्ग है, इसके वजह से एक पर्टिकुलर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, ये जेई में आते हैं। मैं जब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम का पढ़ाऊंगा है तो उसी के सीक्वेंस में वो वाला पार्ट फटाफट ले लूँगा मैं, ठीक है। लिख लो ये बाकी का, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी का लेंगे कल। इलेक्ट्रिक फील्ड की डीपीपी सभी को मिल गई, सभी को मिल गई। अब कल तक मुझे एनी हाउ उसका सॉल्व किया हुआ चाहिए। कोई भी नालायक, गधा, उल्लू, बेवकूफ़, स्टूपिड, है ना, बिना सॉल्व करे नहीं आएगा। जो बिना सॉल्व करे आया वो गधा, उल्लू, है ना, नालायक, हर तरह से आप जो जोड़ना है जोड़ लो उसमें। तो भैया याद से सब लोग सॉल्व करके आएंगे, नहीं तो वो गधा रहेगा, नालायक रहेगा। सोच लो। संडे, ये अच्छी बात कही आपने, ये संडे को काहे पे टेस्ट रहेगा, ये पहले से बता चुका था मैं, काहे पे टेस्ट रहेगा, है ना। आपने बताया एनसीईआरटी 11th का हाफ पोर्शन करेंगे अपन, यस।